मैं और अम्मा मामूल के मुताबिक काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अम्मा आज कुछ ज्यादा ही वक्त लगा रही थी तैयार होने पर। मैंने हैरानी से कहा, अम्मा खैरियत है? आज तो तुम मामूल से ज्यादा वक्त लगा रही हो तैयार होने पर। अम्मा कहने लगी कि आज होटल में एक बड़ी पार्टी है और बड़े बड़े लोग आएंगे, इसीलिए हम सब वेटर्स को कहा गया है कि अच्छे से तैयार होकर आए। तुम भी तैयार हो जाओ। मैंने अम्मा को कपड़े और मेकअप का सामान भी बैग में रखते देखा था, मगर मैंने अम्मी से नहीं पूछा और चुप रही, जबकि कपड़े और मेकअप आज वो पहली बार लेकर जा रही थी। हमने होटल पहुंचकर काम शुरू कर दिया। वहां एक बड़ी पार्टी थी और बहुत से लोग आए हुए थे। काफी ज्यादा रश था। मेरी माँ बड़ी फुर्ती से एक टेबल से दूसरे टेबल तक ऑर्डर पहुंचा रही थी। मैं अम्मा की मदद के लिए साथ साथ ही थी। अचानक दो औरतें अंदर दाखिल हुईं। उनको देखकर सब लोग उठ गए और तालियां बजाने लगे। अपने हुलिये से वो अमीर कबीर दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ की चीफ गेस्ट हो। अम्मा शायद उन्हीं औरतों के इंतजार में थी। मैंने उसको बुड़बुड़ाते सुना। वो कह रही थी, आ गया हमारा शिकार। मैंने नासमझी से अम्मा की तरफ देखा तो वो कहने लगी, इन औरतों की तरफ देखो, ये शहर की सबसे अमीर औरतें हैं। हमारा आज का शिकार यही है। मैंने घबरा कर अम्मा से पूछा, ये क्या कह रही हो अम्मा? पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा, जेल जाएंगे। मगर अम्मा तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। कहने लगी, इन दोनों ने हीरे के जेवर पहने हुए हैं। तुम मेरे साथ जाना और हाथ चूमने के बहाने उस औरत के हाथ से वो हीरे का ब्रेसलेट उतरवा लेना। मैं बहुत डर गई। अम्मा पहले भी ग्राहकों की जेब पर हाथ साफ करती रही थी, मगर ये बहुत बड़ी बात थी। अगर उस औरत को पता चल जाता तो हमारी खैर ना होती। मैंने अम्मा को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो तो जैसे लालच में अंधी हो चुकी थी। मुझे साथ लेकर उन औरतों के पास गई और एक को मुखातिब करके कहने लगी, मिस रिबेका, मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है, ये आपको बहुत पसंद करती है। फिर अम्मा मुझे कहने लगी, बेटा सलाम करो झुककर। मैंने उस औरत का हाथ पकड़कर आंखों से लगाया और साथ ही उसके ब्रेसलेट को खोलकर मैं अपनी जेब में मुंतकिल कर चुकी थी। मेरी जिंदगी की पहली चोरी कामयाब गई थी। मेरा दिल बुरी तरह लरज रहा था, इसलिए मैं वहां एक पल नहीं रुकी और भागकर एक तरफ चली गई। अम्मा उस ब्रेसलेट को देखकर बहुत खुश हुई थी और प्लान बनाने लगी कि इसको बेचकर हमें जो रकम मिलेगी हम उसको कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। मुझे शक हो रहा था कि जैसे उन औरतों को पता चल गया था, मगर हैरत की बात थी कि वो फिर भी मुतमईन होकर खाना खा रही थी। सब कुछ ठीक जा रहा था। अचानक एक चीख सुनाई थी। म्यूजिक उसी वक्त रुक गया। वो दूसरी औरत कह रही थी, रिबेका, तुम्हारा डायमंड नेकलेस कहाँ है? मुझे पक्का यकीन है यहीं किसी ने चोरी कर लिया होगा। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, वो आकर सबकी तलाशी लेंगे। जरूर ये काम स्टाफ में से किसी का है। मेरा और अम्मा का रंग फक हो गया। अगर पुलिस आती तो फिर तो हम गए थे। मेरी जान निकलने लगी। वो औरत मेरी तरफ देखते हुए पुलिसरार से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगी, नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, कहीं गिर गया होगा, छोड़ दो इस बात को। मेरी जान में जान आई कि शुक्र है उसे शक नहीं हुआ और मेरी जान बच गई, वरना वो तो शायद पुलिस के हवाले ही कर देती। थोड़ी ही देर में सब लोग चले गए। हम दोनों भी जाने की तैयारी में लगे हुए थे जब एक वेटर आकर अम्मा को कहने लगा, वो जो दो औरतें आज आई थी बाहर खड़ी हैं, सब वेटर्स को भारी टिप दे रही हैं, बस तुम दोनों ही रह गई हो, जाओ जाकर ले लो। मैं जाना तो नहीं चाहती थी क्योंकि मेरी छठी हिस्स मुसलसल मुझे इशारा दे रही थी कि कुछ गलत होने वाला है, मगर माँ मुझे खींचती हुई साथ ले गई। वो औरतें मुझे और माँ को देखकर कहने लगी, कब से मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही थी, लाओ मेरा ब्रेसलेट वापस करो। मेरे हलक से जान निकलने लगी। अम्मा का भी यही हाल था। उसने घबराते हुए कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? उस औरत जिसका नाम मैडम रिबेका था, वो दूसरी औरत को कहने लगी, कनीज, इनको दिखाओ जरा हमारे कहने का क्या मतलब है। कनीज ने अपने जेब से मोबाइल निकालकर हमारे सामने एक वीडियो चलाई, जिसमें मैं उस औरत के हाथों से ब्रेसलेट उतारते साफ देखी जा सकती थी। वो वीडियो नीचे होकर बनाई गई थी और बहुत महारत से। अम्मा ने फौरन मेरी जेब से ब्रेसलेट निकाल कर उस औरत को दिया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। मैडम रिबेका कहने लगी, माफी के साथ साथ तुम्हें ये लाखों का डायमंड नेकलेस भी मिल सकता है, अगर तुम मेरी एक बात मान लो, मेरे साथ एक सौदा कर लो। मैंने परेशान होकर उसको देखा कि कैसा सौदा। वो अम्मा को कहने लगी, अगर मैं अभी पुलिस को बुलाऊं तो तुम माँ बेटी एक लंबे अरसे के लिए जेल जा सकती हो, मगर ऐसा नहीं चाहती हो तो मेरी एक शर्त माननी होगी। वो अम्मा की तरफ देखकर कहने लगी,
तुम्हें 2 दिन के लिए अपनी बेटी मेरे हवाले करनी होगी। मेरा ख्याल था कि मेरी माँ मना कर देगी, मगर माँ तो मान गई। कहने लगी मुझे ये शर्त मंजूर है। मैंने बेयकीनी से अम्मा को देखा कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, तो उसने नजरें चुरा ली और कहने लगी सिर्फ 2 दिन की तो बात है, चली जाओ वरना हम दोनों ही जेल जाएंगे। अम्मा ने मेरा सौदा तय कर दिया। वो औरतें मुझे लेकर गाड़ी में बैठ गईं और गाड़ी एक अनजान मंजिल की तरफ रवां दवां हो गई। मैं सोच रही थी कि आखिर उन दोनों को मुझसे 2 दिनों के लिए ऐसा क्या काम है, ये मुझे अपने साथ कैसे लेकर जा सकती हैं। मुझे तरह तरह के अजीबो गरीब ख्यालात आ रहे थे। गाड़ी एक कब्रिस्तान के सामने रुकी तो मैं हक दक रह गई। हम यहाँ क्या करने आए थे? मैडम रिबेका नामी वो औरत मुझे कहने लगी चलो नीचे उतरो, हमें अंदर जाना है। हम सब कब्रिस्तान में आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चाह रही है। कब्रिस्तान के बीचों बीच मुझे एक सफेद कपड़ा देकर कहने लगी ये कफन पहनो। मैंने शशदर होकर उसे देखा कि कहीं इसका दिमाग तो नहीं चल गया। वो कहने लगी जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, ये कफन पहनो फिर मैं आगे बताऊंगी कि क्या करना है। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए चुपचाप वो कफन पहन लिया। उसके बाद वो एक खुली कब्र में मुझे ले गई और कहने लगी कि इस ताबूत के अंदर लेट जाओ, फिक्र मत करो, तुम्हारा दम नहीं घुटेगा, अंदर ऑक्सीजन है। सिर्फ 1 घंटे तक तुम्हें यूं अंदर रहना होगा। यूं समझो कि नाटक करना है मरने का। 1 घंटे के बाद कोई यहाँ आएगा और कफन हटाकर तुम्हारा चेहरा देखेगा और चला जाएगा। तुमने यही जाहिर करना है कि तुम मरी हुई हो। मैं तुम्हें इस काम के बदले लाखों दूंगी और अगर तुम इनकार करोगी तो तुम और तुम्हारी माँ सीधा जेल जाएंगे। मैं अब उसके रहमो करम पर थी, इसीलिए चुपचाप वही किया। कफन पहनकर ताबूत के अंदर लेट गई और उन्होंने ऊपर से मट्टी डालनी शुरू कर दी। ताबूत में मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन ये था कि मेरी सांस ठीक थी, दम नहीं घुट रहा था। उन्होंने ऑक्सीजन का इंतजाम कर रखा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब करने के पीछे मकसद क्या है। उन्हें मेरे साथ ये करके क्या हासिल है? जरूर कोई बड़ी बात थी जो इतना बड़ा ड्रामा खेला जा रहा था। मैं सोचने लगी कि अगर वो मुझे यहाँ से निकालने ना आई तो मेरा क्या होगा। अम्मा को तो इल्म ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा होगा। वो तो मजे से उस ब्रेसलेट को बेच रही होगी जो उसको मिल गया था। मैं पछताने लगी। मुझे अम्मा के कहने पर यूं चोरी नहीं करनी चाहिए थी। ना मैं चोरी करती और ना यहाँ होती। अम्मा को तो काम ही यही था, मगर मुझे उसका साथ नहीं देना चाहिए था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ और मेरे बाप ने बड़े लाड प्यार से मेरी परवरिश की। वो एक गरीब शख्स था, मगर फिर भी उसने हमेशा मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। मैं जो कहती मेरे बाप के लिए उसको मानना जैसे फर्ज हो जाता था। मेरे अलावा उनकी कोई और औलाद नहीं थी, इसीलिए अब्बा और अम्मा का सारा प्यार मेरे ही हिस्से में आया। गुर्बत और बीमारी का शायद चोली दामन का साथ है, जो मेरे बाप को भी एक मोजी बीमारी ने जकड़ लिया। अब्बा को कैंसर हो गया और हम गरीब थे, इतना महंगा इलाज कहाँ से करवाते। कई महीने बीमार रहकर अब्बा का इंतकाल हो गया। अब्बा के मरने के बाद दादी ने हमें घर से जाने का कह दिया कि पहले तो उनका बेटा हमें कमाकर खिलाता था, अब वो हमें कहाँ से खिलाती। मैं और मेरी माँ नाना के घर आ गए, मगर यहाँ जिंदगी कौन सा आसान थी। उनका छोटा सा घर था और वो पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे। ऐसे में हमारा जाना उन लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ा गया। वो मुंह से तो कुछ नहीं कहते थे, मगर उन लोगों के रवैयों से साफ लगता था कि उन्हें हमारा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसमें उनका कोई कसूर भी नहीं था, वो भी हमारी ही तरह गरीब थे और 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खाते थे। ऐसे में मामू जवान बहन और उसकी बेटी को कहाँ से पालते, कहाँ से खर्चा करते। वो तो भला हो मेरे नाना का, जिन्होंने अपने मरने तक मुझे और अम्मी को किसी चीज की कमी ना होने दी। मैं 12 साल की थी जब नाना का इंतकाल हो गया। नाना के मरने के बाद हमने वो घर छोड़ दिया और अम्मी मुझे लेकर किराए के मकान में रहने लगी। अम्मी ने नौकरी करनी शुरू कर दी और मुझे स्कूल भेजना। वो यही चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बनूं। मगर फिर जाने अम्मा के दिमाग में क्या समाई कि उसने मुझे अपने साथ होटल लेकर जाना शुरू कर दिया, जहां वो वेट्रेस का काम करती थी। अम्मा मुझसे कहती थी कि तुम्हें मेरे साथ देखकर लोग मुझसे हमदर्दी करते हैं और बदले में मुझे काफी भारी टिप देते हैं, तो मेरे साथ ही जाया करो। शुरू शुरू में तो मुझे यही लगा कि अम्मा मुझे साथ इसलिए लेकर जाती है, लेकिन फिर एक दिन हकीकत खुली। मुझसे बातों में लगाकर अम्मा उन अमीर लोगों की जेब से पैसे चुरा लिया करती थी।
जब वो लोग मुझसे मेरी तालीम के बारे में पूछ रहे होते थे, उसी वक्त अम्मा अपना काम कर जाती। किसी को शक नहीं हो पाता था। अम्मा को चोरी करने की आदत कब से पड़ गई थी? मैं जितना सोचती उतना ही हैरान होती। मैंने कई बार अम्मा को कहा कि वो ऐसा ना किया करे, वो ये गलत करती है, ऐसा ना किया करो। मगर मेरी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती और कहती कि तुम्हें क्या पता कि कितने अखराजात होते हैं। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि हमारा गुजर अच्छे से हो जाए, तो जो मैं करती हूँ वो मुझे करने दिया करो। अम्मा की इन्हीं हरकतों की वजह से आज मैं यहाँ इस कब्र में लेटी अपने माजी पर शर्मिंदा हो रही थी। मेरी तो ये सोच सोच कर जान निकल रही थी कि अगर वो वादे के मुताबिक मुझे यहाँ से निकालने ना आई तो मेरा क्या होगा। अभी मैं यही बातें सोच रही थी कि अचानक मुझे हलचल सी महसूस हुई। ऐसा लगा कि जैसे कोई ताबूत से मिट्टी हटा रहा हो। मैंने मैडम रिबेका के कहने के मुताबिक जल्दी से सांस बंद कर लिया और आंखें भी बंद कर ली। कुछ ही देर में किसी ने ताबूत का ढक्कन खोला और मेरे चेहरे से कफन हटाया। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है, लेकिन मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। वो कोई लड़का था जो ये कह रहा था कि देखो, अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि ये मर चुकी है। मैंने तुम्हें बताया तो था, मगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता था। तो लो भाई, अपनी आंखों से देख लो और यकीन कर लो। शायद वो 2 से 3 लोग थे। मुझे उन लोगों की बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि वो किसकी बात कर रहे हैं और ये सब क्या था, लेकिन मैं बिल्कुल बेहिस्सो हरकत रही ताकि उन लोगों को मुझ पर किसी किस्म का शक ना हो। 5 मिनट बाद ही वो दोबारा सब कुछ पहले की तरह करके चले गए। उनके जाने के 10 मिनट बाद ही मैडम रिबेका ने मुझे वहां से निकाल लिया और अपने साथ एक घर में ले आई। मैंने पूछा कि ये सब क्या था, वो लोग कौन थे और आप ये क्या खेल खेल रही हैं। वो मुझे घूर कर कहने लगी कि तुम ये सवाल पूछने का हक नहीं रखती। तुम्हें वही करना है जो मैं कहूंगी। तुम्हारी चोरी करने की वीडियो मेरे पास महफूज है। अगर तुमने मेरी हुक्म अदूली करने की कोशिश की या फिर कोई होशियारी दिखाने की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगी। उसकी बातें सुनकर मैं डर चुकी थी, इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। जाने उन औरतों का क्या मकसद था, वो क्या करना चाह रही थी। मैडम ने अपनी साथ वाली औरत को कहा कि कनीज, इसे कमरे में ले जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना है। वो औरत मुझे अपने साथ कमरे में ले गई और कहने लगी कि तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ, रात को तुमसे मुलाकात होगी। रात का लफ्ज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये औरतें मुझसे कुछ गलत काम करवाना चाह रही थीं? कुछ ही देर में एक मुलाजिमा मेरे लिए खाना लेकर आई। खाना इतना बेहतरीन था कि मैंने उस जैसा खाना जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया था। रात को वही कनीज नामी औरत मेरे पास आई और मुझे फिर से एक सफेद कफन देकर कहने लगी कि इसे पहन लो। मैंने रोते हुए कहा कि खुदा का वास्ता है, मुझे अब वहां वापस मत भेजना। वो नरमी से कहने लगी कि डरने की कोई बात नहीं, तुम ये पहनकर वहां वापस नहीं जाओगी। मैं अभी तुम्हें सब बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है, पहले ये पहन लो। मैंने उसके कहने के मुताबिक वो कफन पहन लिया तो उस औरत ने मेरे चेहरे का मेकअप करना शुरू कर दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करना चाह रही है, लेकिन जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मेरी खुद की चीख निकल गई। उसने तो मुझे बहुत ही भयानक बना डाला था। मेरे चेहरे को ऐसे सफेद कर दिया था जैसे कोई मुर्दा होता है। इसके बाद वो मुझे लेकर नीचे आ गई। कहने लगी कि अब से 10 मिनट के बाद इस घर की सारी लाइटें बंद हो जाएंगी। तुम्हें सीढ़ियों के ऊपर बने पहले कमरे के दरवाजे पर दस्तक देनी है। अब मैं उसकी प्लानिंग कुछ कुछ समझ चुकी थी। वो शायद किसी को डराना चाहती थी। कुछ ही देर में घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मैंने कनीज के कहने के मुताबिक उस कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। मुझे देखते ही उसके हलक से चीख बरामद हुई। मैंने उसको मजीद डराने के लिए अपना हाथ आगे किए। वो चीखता हुआ नीचे को भाग गया। मैं भी उसके पीछे ही थी। वो बहुत बुरी तरह डरा हुआ था। बार बार यही चिल्लाए जा रहा था कि तुम तो मर चुकी हो, तुम यहाँ कैसे वापस आ गई। उसी वक्त लाइटें ऑन हो गई। मैडम रिबेका अपने कमरे से बाहर निकलकर उस आदमी को कहने लगी, रफीक क्या हो गया है, तुम क्यों शोर मचा रहे हो। रफीक नामी वो आदमी मेरी तरफ इशारा करके कहने लगा कि देखें, इसकी रूह वापस आ गई है, ये तो मर गई है ना, ये फिर यहाँ इस घर में आ गई है। मैडम कहने लगी कि कौन है वहां, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें वहम हो रहा है। उसी वक्त उसने मुझे नामहसूस अंदाज में इशारा किया तो मैं वहां से चली गई।
अब जैसे ही उस शख्स ने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहां नहीं थी। वो मजीद डर गया। फिर बाकी की रात क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो कमरे में जाकर सो गई थी। अगले दिन जैसे ही मैं बाहर निकलने लगी तो देखा कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। कुछ ही देर में कनीज नामी वो औरत एक मुलाजिमा के साथ कमरे में आई और मुझे कहने लगी कि आज तुम्हें सारा दिन इसी कमरे में रहना होगा, तुम बाहर नहीं निकल सकती, और रात को जो कल किया था फिर से वही करना है। तुम कोशिश करना कि आज तुमने उस शख्स को इतना डराओ कि उसके होशो हवास ही फना हो जाए। मैं इतना तो समझ ही चुकी थी कि शायद उन दोनों औरतों की उस आदमी से कोई दुश्मनी है और वो उसको डराना और धमकाना चाहती हैं, मगर क्यों? मैंने बहुत सोचा, मगर मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला कि उन दोनों औरतों ने मेरा ही इंतखाब क्यों किया था इस काम के लिए। वो किसी और को भी तो हायर कर सकती थी। शाम को कनीज मुझे लेने आ गई और कल की तरह मुझे कफन पहनाकर तैयार होने का कहा। उसने मुझे कुछ डायलॉग्स भी बताए कि आज तुमने ये अल्फाज उनके सामने बोलने हैं। सच बताऊं तो मुझे भी अब इस खेल से डर लगने लगा था, मगर मैं मजबूर थी। रात के 12 बजते ही मैडम ने उसके कमरे का दरवाजा खोलकर मुझे अंदर जाने का कहा। मैंने अंदर जाकर उस सोए हुए शख्स को हिलाया तो वो मुझे अपने सामने देखकर डर कर चीखने लगा। कहने लगा, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर चुकी हो। मैंने प्लान के मुताबिक कहा कि नहीं, मैं तो नहीं मरी, देखो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। वो शख्स कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से तुम्हारी जान ली थी, अपनी आंखों से तुम्हारी कब्र देखी थी और तुम्हें कब्र में लेटा हुआ भी देखा था, तो फिर तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? मैंने अपने हाथ उस शख्स की गर्दन की तरफ बढ़ाए और कहा कि हाँ, तुमने मेरी जान ली थी ना, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेने आई हूँ। वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज यहाँ से चली जाओ। उसी वक्त कमरे की लाइट्स रोशन हो गई और मैडम रिबेका पुलिस के साथ अंदर दाखिल हुई। पुलिस को देखकर मैं डर गई कि क्या ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं चोरी के इल्जाम में। मगर उन्होंने उस शख्स को हथकड़ियां पहनानी शुरू कर दी और कहा कि रफीक, तुम्हें नाजिया के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि अभी अभी तुमने खुद अपने मुंह से एतराफ किया है और तुम्हारा एतराफ जुर्म रिकॉर्ड हो चुका है। उस शख्स के तो होशो हवास ऐसे उड़े हुए थे कि लग रहा था उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि उसके साथ हो क्या रहा है। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई तो मैंने मैडम रिबेका को कहा कि अब आप मुझे बताएं कि ये सब क्या था। वो कहने लगी कि ये शख्स रफीक मेरी बहन का दूसरा शौहर था। मेरी बहन की करोड़ों की जायदाद थी। कुछ अरसा पहले ही उसके पहले शौहर का इंतकाल हुआ तो उसने रफीक से शादी कर ली। हालांकि हमने उसे बहुत मना किया था कि रफीक एक लालची शख्स है, मगर उसकी आंखों पर तो रफीक की मोहब्बत का पर्दा पड़ा हुआ था। मेरी बहन एक जवां साल बेटी थी, उसका नाम नाजिया था। वो तुम्हारी उम्र की थी और तुम्हारी ही तरह दिखती थी। इस शख्स को जब मालूम हुआ कि मेरी बहन की सारी जायदाद तो असल में उसकी बेटी के नाम है, जो उसके मरने के बाद ही मेरी बहन को मिलेगी, तो उसने एक साजिश के तहत कारोबारी दौरे के बहाने मेरी बहन को बाहर भिजवा दिया और उसके पीछे नाजिया की जान ले ली और उसकी मौत को एक हादसा जाहिर किया, जबकि हम उसकी फितरत से अच्छे से वाकिफ थे। हमें मालूम था कि उसी ने ये काम किया है, मगर हमारे पास कोई सबूत नहीं था कि उसको जेल भेज सकते। मेरी बहन तो अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर ही कौमे में चली गई थी। मैंने सोच लिया था कि इस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहूंगी। मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी कि ये अपने मुंह से एतराफ करे, ताकि शक की कोई गुंजाइश ही बाकी ना रहे। फिर परसों तुमको रेस्टोरेंट में देखा तो मैं दंग रह गई। तुम हूँ बहू मेरी मरहूम भांजी की तरह नजर आती थी। बस फिर मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हारे जरिए इसको पहले ये यकीन दिलाऊंगी कि तुम मर चुकी हो और वो तुम्हारी कब्र देखकर यकीन कर लेगा। उसके बाद जब तुम उसके सामने जाओगी तो उसे यही लगेगा कि नाजिया की रूह है और वो डर कर अपने मुंह से एतराफ कर लेगा। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये इतना डर गया कि इसने एतराफ कर लिया। मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया था ताकि वो भी अपने कानों से इसका एतराफ सुन ले और रिकॉर्ड कर ले। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी उठानी पड़ी। मेरा मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाने का हरगिज नहीं था, मगर मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। असल में जिस वक्त तुम मेरे हाथ से ब्रेसलेट उतार रही थी उसी वक्त कनीज इर्द गिर्द की वीडियो बना रही थी, तभी उसमें तुम नजर आ गई और मैंने सोचा कि जेल से डराकर तुम्हें अपने साथ मिलाऊंगी ताकि तुम इनकार न कर सको।
मैडम रेबेका की सारी बातें सुनकर मुझ पर हकीकत आया हुई कि इस ड्रामे का आखिर मकसद क्या था। मुझे खुशी हुई कि एक मुजरिम को पकड़वाने में मैंने साथ दिया, मगर अफसोस तो ये भी था कि मैं खुद भी तो चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। मैंने उससे माफी मांगी तो वो कहने लगी कि तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए अपनी माँ को भी समझाओ कि वो ये काम छोड़ दे। मैं घर वापस गई तो अम्मा मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रो दी और कहने लगी कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगी। तुम्हारी इन 2 दिनों की जुदाई ने मुझे समझा दिया है कि मेरे लिए पैसे से ज्यादा तुम अहम हो। मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत करती रही हूँ। मैडम ने मुझे अपनी मदद के सिले में लाखों रुपए दिए थे, जिससे मैंने और अम्मा ने एक छोटा सा फूड स्टॉल लगा लिया और यूं हम दोनों माँ बेटी चोरी चकारी को छोड़कर एक इज्जत की जिंदगी बसर करने लगी। सुकून तो हक हलाल कमाने में था।